हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुदेश जोशी। ज्ञान विहार की इस ऑनलाइन क्लासेस में हमने जो पिछले वीडियो पढ़े थे वह हमारे वीडियो थे संधि से संबंधित, और तकरीबन हमने उसमें जो संधि का टॉपिक था वो क्लियर कर लिया था। अब इसी व्याकरण के टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। ग्रामर में जो आपका भाग होगा समास से संबंधित, इस समास से संबंधित भाग में जो ये समास है आपके 10th क्लास के बोर्ड में 3 नंबर के समास आते हैं। इस टॉपिक में हम समास का मतलब क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है, समास की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार समास की उत्पत्ति किन शब्दों से मिलकर बनी है, समास की परिभाषा, समास के भेद, इसमें काम में आने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों का भली भांति एक विस्तृत रूप से हम पूरी की पूरी जानकारी आपको इस टॉपिक में लेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से चीजें सारी समझ में आएगी और आपको मुझे पूरा यकीन है कि आराम से इन टॉपिक को देखकर आप निश्चित हो जाओगे कि समाज से संबंधित हमारी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको जिस प्रकार मैं इसमें सारा कुछ समझा रहा हूँ भली भांति आपको अच्छी तरह से इसमें देखना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं इसके और आराम से इसे पढ़ना भी। सबसे पहले समास। इस समास का संस्कृत में यदि हम अर्थ जाने तो इसका अर्थ होता है समसनम समास है। ये इसका मतलब है मुख्य रूप से समसनम समास है। अब जो समास है उस समास की उत्पत्ति, समास की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये समास जो शब्द है इस समास शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के मेल से हुई। दो शब्दों का इसमें मिलन हुआ है और दो शब्दों के मिलन से जो शब्द बना है वो समास। इसमें पहला शब्द जिसका मतलब है शब्द और दूसरा है आस। ये दो शब्दों से इस शब्द की उत्पत्ति बनी है जिसका नाम हुआ है समास। शम का मतलब होता है निकट और आस का मतलब होता है बैठना, अर्थात दो शब्दों का आपस में बैठना, दो शब्दों का समीप में बैठना, दो शब्दों का पास में बैठना, इसे कहते हैं समास। यानी इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था संधि, उस संधि में आए थे आपके वर्ण और वर्णों के आधार पर संधि हुई थी। अब उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो वर्णों से बनता शब्द, अब वो शब्द काम आएंगे आपके समास में। और जो समास शब्द है वो सम और आस दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है निकट और आस का मतलब होता है बैठना, अर्थात दो शब्दों का निकट बैठना, दो शब्दों का पास में बैठना समास कहलाएगा। अब समास का जो तात्पर्य है वह क्या होता है, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब छोटा रूप, छोटा प्रारूप, उसको शॉर्ट कर देना, यह होता है समास का तात्पर्य। समास का तात्पर्य है वो है संक्षिप्तीकरण। अब सबसे पहले हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि समास की परिभाषा क्या होती है। समास की परिभाषा संधि की जो परिभाषा होती है बिल्कुल उससे हटकर होगी और उसकी परिभाषा संबंधित होगी दो या दो से अधिक शब्दों, यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यहाँ एक अर्थ मैंने लिखा है सार्थक, मैंने आपको संधि विच्छेद में भी बताया था और इसमें बता रहा हूँ सार्थक, यानी अर्थ के साथ दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक
शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये समास की परिभाषा होगी। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन, एक नया शब्द बनता है दो या दो से अधिक शब्दों से, तो उस नवीन एवं सार्थक उसका भी अर्थ होना चाहिए, उस शब्द को हम समास कहते हैं। अब कुछ शब्द हम बार बार काम में लेंगे, वो आएंगे आपके जैसे समास विग्रह, समासिक पद, समासिक पद के बाद में पूर्व पद तथा उत्तर पद। ये इस समास में क्या होती है, इन सबको मैंने आपको यहाँ एक शॉर्ट रूप में बताया है कि इन सब चीजों का क्या मतलब होता है। अब समास की परिभाषा तो हो गई आपके सामने, समास की परिभाषा, लेकिन किसी पद का, किसी सामासिक पद का हम समास विग्रह करेंगे तो उस समास विग्रह की परिभाषा क्या होगी। वो समास विग्रह की परिभाषा है कि सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना, यानी कि सामासिक के शब्द जो होते हैं उन सामासिक शब्दों के बीच के संबंध, कि उनके बीच में क्या संबंध है, उन संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। इसमें जैसे इस परिभाषा के आधार पर दो या दो से अधिक शब्दों के आधार पर जो नवीन शब्द बनता है, सार्थक शब्द, उसमें जैसे सब लिखा है मैंने, राजपुत्र है, एक ही रूप में बता रहा हूं मैं आपको, ये समस्त पद है पूरा, और ये पूरा पूरा समास की परिभाषा समझ लेता है राजपुत्र है। अब जब इसका समास विग्रह के रूप में लेंगे, इस सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना, कि सामासिक जो शब्द है, इस सामासिक शब्द में तो इनके बीच में क्या संबंध है, इस संबंधों को प्रकट करने के लिए हम उसका समास विग्रह करेंगे। और समास विग्रह हम इसके करेंगे राजपुत्र का, तो ये हो जाएगा राजा का पुत्र, अर्थात इस राजा के और पुत्र के बीच में संबंध प्रकट हो रहा है, यानी कि यह है इसका समास विग्रह। और हिंदी के रूप में बता रहा हूं मैं आपको, राजा का पुत्र, तो ये इसका हो गया समास विग्रह। कहने का मतलब सामासिक पद है राजपुत्र, तब सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट कर रहा है कि ये राजा का पुत्र है, तो ये समास विग्रह हो गया। फिर आता है सामासिक पद। ये सामासिक, और इस सामासिक पद का मतलब क्या होता है, समास के नियमों से निर्मित, यानी समास के नियम होते हैं, उन समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। एक समस्त पद बनाना, समास विग्रह किए हुए पद हैं, उन समास विग्रह किए पदों का समास के नियमों के अनुसार एक शब्द बनाना सामासिक शब्द कहलाता है। और इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। जो सामासिक पद बनता है उस सामासिक पद को हम समस्त पद भी कहते हैं। और जब समस्त पद बनाएंगे उसका, तो समस्त पद बनाते समय समास होने के बाद में उसके अंदर जो विभक्ति के चिन्ह होते हैं, वो विभक्ति के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। संस्कृत में जो विभक्ति प्रयोग में ली जाती है, उसका समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाएगा। वहां विभक्ति जो चिन्ह होते हैं, उस विभक्ति चिन्हों का लुप्त हो जाना या लोप हो जाना होता है। फिर आता है पूर्व पद तथा उत्तर पद। ये क्या होता है, आपने देखा था संधि विच्छेद में भी दो पद होते थे, एक पूर्व पद होता था, एक उत्तर पद होता था। स्पष्ट किया हुआ है, दो या दो से अधिक शब्द, अर्थात जो पूर्व पद है इसका मतलब पहला पद होगा वह पूर्व पद कहलाएगा, क्योंकि सामासिक शब्द में भी दो या दो से अधिक पद होते हैं। तो इसमें पहला जो पद होगा वो पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा जो पद होगा वह उत्तर पद कहलाएगा। ये शब्द हमारे इस टॉपिक में बार-बार काम में आएंगे। वो शब्द हैं जैसे एक तो समास विग्रह, एक सामासिक पद, एक पूर्व पद तथा उत्तर पद। तो इन चीजों का, इन सब का सबसे पहले स्पष्ट हो जाना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही हम समास जो है वह समास पढ़ेंगे। यानी कि
पद के बाद में पूर्व पद तथा उत्तर पद ये क्या होते हैं। तो इन सब पॉइंटों का, इन सब बिंदुओं का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको इनको संक्षिप्त में बता दिया है कि परिभाषा क्या होगी समास की, उसके बाद में समास विग्रह की परिभाषा क्या होगी, उसके बाद में सामासिक पद क्या होता है, उसके बाद में पूर्व पद का उत्तर पद क्या होता है। तो ये चीजें इसमें स्पष्ट है आपके। अब हम आएंगे समास के जो भेद हैं वो कितने होते हैं। संस्कृत भाषा में जो समास के भेद हैं वो समास के भेद कितने होते हैं। मुख्य रूप से जो समास है वह आपके 6 प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार। मुख्य रूप से समास के 6 भेद हैं जो निम्न प्रकार हैं। यानी मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अव्ययीभाव समास। दूसरा है आपके कर्मधारय समास। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा है तत्पुरुष समास। पांचवा है द्विगु समास। और 6 नंबर पे है वो आपके हैं बहुव्रीहि समास। ये मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन इन समासों में जो आपके क्लास 10th में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें 3 समास मुख्य बताए गए हैं आपके। यानी कि सामासिक जो समास में 6 भेद पूरे हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो समास बताए हैं वो 3 हैं जिनको मैंने सीक्वेंस से लिखा है। अव्ययीभाव समास आपके सिलेबस में है, कर्मधारय समास सिलेबस में है और एक द्वंद्व समास आपके सिलेबस में है। तो मुख्य रूप से हम सारे समासों की जानकारी लेंगे, लेकिन वीडियो के जरिए, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आपको मैं 3 जो समास है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, इन 3 समासों की विस्तृत जानकारी दूंगा। एक अच्छे ट्रिक आपको मैंने बताऊंगा कि किस प्रकार में समास पद बनता है, सामासिक पद बनता है, किस प्रकार समास विग्रह होता है। तो ये सब कुछ जानकारी मैं आपको इन 3 समासों में दूंगा वीडियो के जरिए। मुझे उम्मीद है, पूर्ण आशा भी है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम में अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और जो द्वंद्व समास है इनको आपको भली भांति समझना है। इनकी क्या परिभाषा होगी, किस प्रकार सामासिक पद का हम समास विग्रह करेंगे, कौन से नियम, कौन से विभक्तियां, कौन से सूत्र इनमें लगेंगे, किस प्रकार द्वंद्व समास के हम समास विग्रह करेंगे, सामासिक पद बनाएंगे। तो ये तीनों जो समास है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो अव्ययीभाव समास है, इस अव्ययीभाव समास की मैं आपको परिभाषा और इसके कुछ जो पॉइंट है आपको मैं बता रहा हूं, लिखा रहा हूं। इसकी
किया था कि समासिक जो पद होता है उसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं। एक पद जो पूर्व पद कराएगा, दूसरा उत्तर पद कराएगा। सबसे पहले हम लेते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, ध्यान रखना, मतलब ही अव्यय है इसका। अव्यय अर्थात जो कभी व्यय नहीं होता। अब अव्यय का मतलब क्या है ये बाद में आपको मैं स्पष्ट करूंगा। अव्यय ऐसे शब्द जिनका ना कोई लिंग होता है, ना कोई विभक्ति होती है, ना कोई वचन होता है, ना कोई इनके शब्द रूप, ना कोई धातु रूप चलते हैं, अर्थात वो अव्यय होते हैं। अब इसी के आधार पर ही अव्ययीभाव समास है। इसकी परिभाषा, अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या होगी, इस समास में समस्त पद का पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। ये इसका पहला नियम, यानी अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होगा अव्ययीभाव समास का वह अव्यय ही रहेगा और दूसरा पद जो रहेगा उसका वह संज्ञा पद रहेगा। अर्थात जो पहला पद है इसमें अव्ययीभाव समास में वो अव्यय होता है और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा शब्द होता है। और इसका नियम के अनुसार यदि इसका समास विग्रह किया हुआ पद है तो समास विग्रह किया हुआ पद पूरा पद मिलकर ये अव्यय शब्द बन जाता है। पूरा पूरा शब्द मिलकर अव्यय बन जाता है। अर्थात उस पद के ना कोई शब्द रूप चलते हैं ना कोई उसमें परिवर्तन होता है। इसका दूसरा नियम अव्ययीभाव समास का, अव्ययीभाव समास में समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। अर्थात जो पूरा पद रहेगा, समस्त पद जो इसमें रहता है वह समस्त पद नपुंसकलिंग, जो लिंग होते हैं संस्कृत में तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो अव्ययीभाव समास का जो समस्त पद है वह नपुंसकलिंग एक वचन में होता है और पूरा का पूरा जो शब्द है समस्त पद वह अव्यय ही रहेगा। तो इसके दो जो मुख्य नियम मैंने बताया आपको कि इस समास में समस्त पद का पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है तथा अव्ययीभाव समास में जो समस्त पद है वह नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। अब इस समास में जो आपके सिलेबस के अनुसार 10th क्लास में है, इसमें कुछ फिक्स अव्यय हैं। उन अव्ययों के आधार पर मैं आपको इस समास की विस्तृत जानकारी दूंगा जो अगले वीडियो में आएगी। तब तक के लिए आपको ये जो समास का टॉपिक मैंने जिस प्रकार बताया है इनके अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं, अच्छी भली भांति आपको इसको पढ़ना है। सारे नियम इसके आपको मैं लिखाऊंगा। इससे पहले आपको समास के जो मुख्य भाग है वो याद करने हैं और मुख्य रूप से आपके सिलेबस में समास है अव्ययीभाव, कर्मधारय,